हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज आज अब तो क्लास तीसरा है और क्लास फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया और क्लास सेकंड वीडियोज मैंने अपलोड किया है। उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिए या तो चैनल के प्ले लिस्ट पर। ठीक है, अब हम क्लास तीसरे में बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र में भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूगोल और विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन रहेंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको हिट करेंगे। ठीक है, और ऐसा बस आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ सम्राट अकेडमी पे मिल सकता है और कहीं नहीं स्टूडेंट। ठीक है, और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए और आपका भी कर्तव्य बनता है कि अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए। और हम लोग का लक्ष्य जानते हैं आप लोग 90 पार है, 90 पार ही हम लोग का मेन टारगेट लेकर हम लोग इस साल चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, शेयर करना भूलना नहीं। आपके जितने भी मित्र होंगे व्हाट्सएप पे, जितने भी मित्र होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितने भी मित्र होंगे आपके सबके यहाँ हमारे वीडियोज़ का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सब हमसे जुट पाएँ और अच्छे से तैयारी कर पाएँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए पहले हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, इसके बाद भूगोल के। तो चलिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न अब स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए विज्ञान का क्वेश्चन और पहला आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक बहुत विस्तार तरीके से उसका अर्थ भी बताते चलूँगा आप लोगों को ताकि आपके दिमाग में तुरंत इसको याद हो जाए। कह रहा है कि पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। तो चलिए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से। तो पीत रस यकृत के कोशिकाओं में बनता है। देखिए पीत रस कहाँ बनता है, तो सिंपल पहली पॉइंट हमको ये याद होना चाहिए कि जो पीत रस बनता है वो यकृत की कोशिकाओं में बनता है। कहाँ पे, यकृत की कोशिकाओं में बनता है। यह पित्ताशय नामक संरचना में संचरित रहता है। ये किस संरचना में संचरित रहता है, तब पित्ताशय नामक संरचना में क्या होता है, यह संचरित रहता है जो कि यकृत के नीचे स्थित होता है। जो कि कहाँ, यकृत के नीचे स्थित होता है क्या, पित्ताशय। ठीक है, यकृत के नीचे स्थित होता है। पीत रस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। जो पीत रस में क्या होता है, जो पाचक एंजाइम होता है वो उपस्थित नहीं होता है, किंतु यह वसा के पाचन में सहायक होता है। यह किसमें, वसा के पाचन में सहायक होता है। तो देखिए यह प्रश्न जब भी आपके पास आ जाएगा कि पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित होता है, तो आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट तब चलना ही चलना चाहिए किसी कीमत पे कि पीत रस यकृत कोशिकाओं में बनता है। पहला पॉइंट यह कह रहा है कि पित्ताशय नामक संरचना में संचरित होती है। दूसरा पॉइंट, और यह यकृत के नीचे होती है। तीसरा पॉइंट, और पाचक एंजाइम में उपस्थित, इसमें पाचक पीत रस में पाचक एंजाइम नहीं उपस्थित होती है। यह किसके, यह वसा के पाचन में सहायक होता है। तो कम से कम आपको इस प्रश्न में 3-4 क्लू तो याद होने ही चाहिए किसी कीमत पे है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जा रहा है तो उसके रिलेटेड 3-4 थॉट आपके दिमाग में उत्पन्न होना ही चाहिए। ठीक है, उसको मेन हाईलाइटेड कर देंगे, एग्जामिनर वही देखेगा, आपको ट्रिक कर देगा कि आपने सही लिखा है। इतनी नॉलेज बहुत है आप लोगों के लिए। 3-4 पॉइंट अगर आपने दिमाग में अच्छे तरीके से नोट किए हैं तो ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर पहला अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 है, इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों होगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको मिट्टी का तेल और तारपीन के तेल और जल के अपवर्तनांक दे दिया है और कह रहा है कि बताइए कि इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी। तो देखिए मिट्टी का तेल, देखिए मिट्टी का तेल का अपवर्तनांक 1.44 दिया है, तारपीन का तेल का दिया है 1.47 दिया है स्टूडेंट, और जल का अपवर्तनांक 1.33 दिया है। अब यहाँ पे हम लोग को लिख देना। अब देखिए अब करना हमको क्या चाहिए, एक चीज़ जानते हैं आप लोग कि जो माध्यम सबसे अधिक प्रकाशीय विरल है, जो माध्यम सबसे अधिक प्रकाशीय विरल है अर्थात जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे तीव्र होगी। एक चीज़ तो हमको मालूम चल गया, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा प्रकाश की चाल उसी में सबसे तीव्र होगी। उपर्युक्त तीनों माध्यमों में जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। चलिए देख लेते हैं जल कहाँ गया, जल का 1.33 है, जल का अपवर्तनांक यहाँ पे क्या है, सबसे कम है। अतः इनमें से जल ही ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति सबसे तीव्र होगी। तो एक चीज़ हमको मालूम चल गया कि अगर कभी भी हमको अपवर्तनांक की किसी भी चीज़ का दिया रहेगा और पूछेगा कि प्रकाश की चाल किसमें सबसे तेज होगी, तो हम तो एक चीज़ जान गए हैं कि जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसी में प्रकाश की चाल सबसे तेज होगी। इतना तो हमको कंफर्म मालूम चल गया है। तो किसी प्रकार क्वेश्चन घुमाएगा हम समझ लेंगे कि अपवर्तनांक कम तो समझिए प्रकाश की चाल उसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा था, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है, चलिए जान लेते हैं। बहुत ही
ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे मनुष्य की आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि अगर आपके ही आँखें हैं और आप जो भी चीज़ देख रहे हो उसका जो प्रतिबिंब बनता है आपके रेटिना पर ही बनता है। ये तो कंफर्म क्लियरली मालूम है। तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। जो हम लोग देखते हैं कि ये ब्लैक है, वाइट है, जैसे यह हम लोग जानेंगे कि ये नीला हमको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये किसके मस्तिष्क के द्वारा हमको ज्ञान हो रहा है कि यह ब्लैक है या नीला है, ठीक है। लेकिन इसका जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनना है, जैसे हम अक्षर को देख रहे हैं तो कहाँ पे सीधे रेटिना पर बनता है। तो बस दो चीज़ हमको मालूम होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और उसका रंग, रूप, आकार अगर देखा जाए तो सीधे मस्तिष्क से मालूम चलता है कि हाँ उसका रंग, रूप, आकार कैसा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, अभी याद हो गया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए आपकी स्क्रीन पे यह सो रहा है कि प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर, यह आपका प्रिज्म है, यहाँ से श्वेत प्रकाश अगर गुजर रहा है तो आपसे ये पूछ रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम विचलन किन रंगों का होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चलिए इसको जान लेते हैं। तब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर न्यूनतम विचलन लाल रंग के प्रकाश का होता है तथा अधिकतम विचलन बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। तो ये चीज़ हमको क्लियरली मालूम चल गया कि अगर कोई प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं, तो देखिए सबसे न्यूनतम विचलन किन रंगों का होगा, तो लाल रंग का, और अधिकतम विचलन किन का, तो बैगनी रंग का। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम कहेगा तो लाल, अधिकतम किसका, बैगनी रंग का होता है। तो यह क्वेश्चन आपको कंफर्म क्लियरली याद होने चाहिए। समय अब नहीं है आपके पास, मात्र 1 महीने है, इसलिए ब्रह्मास्त्र सीरीज में चालू कर दिया हूँ। जो भी बंदा पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, अब से अगर वीडियो सिर्फ देखता हो तो वो तो उसको याद लिखे, सिर्फ अगर वीडियो जो देखता है रेगुलरली तो उसका 80 या 85% कहीं नहीं गया, क्योंकि इतना मैं उसको प्रैक्टिस करा दूंगा कि सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में चलेंगे, ठीक है, और जाके वही लिख देगा वो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा समझ में आ गया आप लोगों को क्लियरली। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी हम लोग आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि हम उत्तर जानेंगे कि विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रभाव से अगर किसी चालक में अगर ताप अगर बढ़ रहा है, अगर ताप उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वह जो उष्मीय जो ताप बढ़ने की घटना हो रही है, जैसे मान लीजिए कि आपका यह विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, ठीक है, और किसी और चालक तार में उसकी तीव्रता को क्या कर दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, तो उसकी बढ़ी हुई जो धारा होती है उसी को हम क्या कर लेते हैं, विद्युत धारा को उसमें प्रभाव कर लेते हैं, ठीक है। उसमें प्रभाव के कारण उनकी क्या होती है, विद्युत धारा बढ़ती रहती है। तो कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। और विद्युत बल्ब, हीटर, इस्त्री तथा विद्युत आर्क आदि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं, ठीक है। जो आपके हीटर होते हैं और इस्त्री और आपके विद्युत आर्क, ये किस पे कार्य करते हैं, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें जो होती है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, ठीक है। तो इसी के कारण आपका यह प्रोसेस होता है किसमें, हीटर में और इस्त्री में और विद्युत आर्क में। तो देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ, अच्छे तरीके से नोट भी कर लीजिए और याद भी हो गया होगा, ठीक है आप लोगों को। तो देखिए बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपने क्लियर कर रखा बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है स्टूडेंट कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने को विभिन्न विधियाँ स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि किसी कुंडली में अगर विद्युत धारा प्रेरित करने की विभिन्न विधियाँ स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से कि किसी कुंडली में विद्युत धारा को निम्न विधियों द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। किसी कुंडली में विद्युत धारा को निम्न विधियों द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। तो कितने विधि द्वारा, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो पहली विधि क्या है वह कि एक चुंबक को कुंडली की ओर या उससे दूर ले जाकर, एक चुंबक को कुंडली की ओर या उससे दूर ले जाकर अथवा कुंडली को चुंबक की ओर या उससे दूर ले जाकर चुंबक तथा कुंडली में आपेक्षिक गति द्वारा। एक तो ये आपका हो गया विधि, ठीक है, या तो उसके चुंबक की ओर पास ले जाकर या चुंबक से दूर ले जाकर उसमें हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली विधि हो गया। और दूसरा विधि ये करा है कि कुंडली के पास रखी एक अन्य कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा में परिवर्तन करके, अगर ये यहाँ पे कुंडली है, यहाँ पे कुंडली है, तो कह रहा है कि कुंडली के पास, एक कुंडली के पास दूसरी कुंडली रखी हुई है, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा में परिवर्तन करके, अगर इसकी स्पीड अगर स्लो है तो इसमें ज़्यादा प्रभावित धारा करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ कह रहा है कि दो विधि इसके मेरा स्पष्ट बता दिया हूँ। पहली विधि यह चीज़, दूसरी विधि यह, तो दोनों विधि, दो विधि पूछा, दो विधि हम आराम से स्पष्ट कर देंगे और यहाँ पे एग्जामिनर हमको समझ जाएगा कि हाँ आपको इस क्वेश्चंस की ज्ञान है और आपको पूरा फुल मार्क्स दे देगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 7वां ना, मैं 6वां लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां 20 करा है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो 4 नंबर पूछेगा तो जाहिर सी बात है उत्तर तो बड़ा लिखना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम उत्तर लेकर आए हैं साथ में कि जब हम अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम अनंत पर किसी स्थित वस्तु को देखते हैं तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। चित्र ए मतलब चित्र अभी ए में बनाया हूँ, चित्र खूब अच्छे तरीके से आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार कंडीशन होता है। फिलहाल पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि चित्र ए, इस स्थिति में जो मांसपेशियां ढीली रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी काफ़ी अधिक होती है। जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं से छोटा कर देती है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। और चित्र भी मैं अभी दिखाता हूँ, सारे कंडीशन अभी दिखाऊंगा। नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता मतलब एक चीज़ आप जान जाइए कि अगर कोई दूर की वस्तु आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो जाहिर सी बात आपकी आंखें थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका नेत्र थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, आपकी पुतली बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो आपको स्पष्ट वस्तु दिखा दे। या नज़दीक कोई वस्तु आ जाएगा तो आपको जो आंखें उसको थोड़ा सिकोड़ना पड़ेगा ताकि स्पष्ट रूप से वो दिखाए। तो देखिए वहाँ पे आप अपनी आंखों को बड़ा कर रहे हैं, अपनी आंखों को छोटा कर दे रहे हैं, किसके अनुसार? नज़दीक या दूर वस्तु आने पर। तो वही जो उसकी क्षमता हो रही है उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। बस सिंपल भाषा में आप ये जानिए, अगर अपने तरीके से भी लिख देंगे तो आंसर मिल जाएगा आप लोग, मतलब एग्जामिनर दे देगा आपको पूरा फुल मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन कह रहा है, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं रेटिना पर प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इसे नेत्र लेंस कहा जाता है। देखिए दूर अनंत पर इसी वस्तु किसी आने वाली समांतर किरणें, अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ से समांतर किरणें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे लेंस पे आपको पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए रेटिना पे इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है। तो कह रहा है कि अगर दूर स्थित कोई बिंदु है, अगर दूर स्थित किसी वस्तु का आप दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने नेत्र को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और वहाँ से समांतर किरणें उस वस्तु पे पड़ेंगे, फिर आपका उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपके रेटिना पर बनेगा। तो ये फिगर ये कह रहा है, ठीक है। इसी तरह कह रहा है कि तो दूर का था ना, और निकट में ये चीज़ है। देखिए निकट की वस्तु में देखिए यहाँ पे निकट वस्तु है इस समय जो कि 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट हमें कोई भी वस्तु प्रतिबिंब दिखाई देती है। और यहाँ पे इसका जो प्रकाश है इस वस्तु पर पड़कर हमारे नेत्र पे आ रहा है और नेत्र पे आने के बाद कहाँ पे? रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनना है। तो ये चीज़ कहने का मतलब है कि नज़दीक आने पर हमारी आंखें क्या होती है? सिकुड़ जाती है उसको स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए, और इसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। तो चित्र के माध्यम से भी दोनों मैंने समझा दिया, उसके बारे में थ्योरी में लिख लिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां के क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8वां आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? या किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये भी 4 नंबर का पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 4 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, जो कि लघुत्तरी कहलाते हैं वो प्रश्न है। तो चलिए जान लेते हैं प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है या किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। कह रहा है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो क्या करता है? विद्युत धारा के प्रभाव का क्या करता है? विरोध करता है, चालक के प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इसे आर से व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से इसे क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध कभी आ जाएगा तो कैपिटल आर। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे धारा होता है, मतलब कैपिटल आर बराबर V अपान I। ये फॉर्मूला तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है चालक तार का प्रतिरोध? तो देखिए पहला जो है चालक तार की लंबाई पर भी इनकी निर्भर करता है। अब इसमें लिखेंगे हम लोग चालक तार की लंबाई पर हेडिंग डाल के कि किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर
चालक के तार की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कह रहा है कि किसी चालक तार का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह चालक तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो पहला हो गया चालक तार की लंबाई पर। ठीक है, और दूसरा किन कारकों पर निर्भर करता है, तो दूसरा चालक तार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। चालक तार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब ये चीज कि किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर जो है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यह देखिए, जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या करता है कि किसी चालक के तार का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो किस पे, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके क्षेत्रफल के। ठीक है, तो यहाँ पे चालक तार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और तीसरा किस पे, चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अब इसको लिख लेंगे कि यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार लिए जाएं तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो चालक तार के पदार्थ पर भी उनकी प्रक्रिया निर्भर करती है। और यहाँ पे लास्ट चौथा है कि चालक तार के ताप पर भी, तो ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये कंडीशन लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं, हमसे ये पूछा था कि प्रतिरोध क्या है या किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ मैंने 4 बातों बता दिया। पहला चालक तार की लंबाई पर उसका निर्भर करता है, और चालक तार के क्षेत्रफल भी उसका निर्भर करता है, और चालक तार के पदार्थ पर भी विद्युत जो प्रतिरोध है वो भी निर्भर करता है। और स्टूडेंट लास्ट आपका चालक तार के ताप पर भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन बढ़िया समझ पाएँ कि प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है या किन किन बातों पर निर्भर करता है। मैंने यहाँ बता दिया कि प्रतिरोध क्या कहलाता है कि किसी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, विरोध करता है, चालक तार के प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला चालक तार की लंबाई पर मैंने बता दिया, उसको नोट कर लीजिए। दूसरा चालक तार के क्षेत्रफल पर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा चालक तार के पदार्थ पर, और चौथा चालक तार के ताप पर। तो इसमें अब नो डाउट आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें में इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। यह पर्यावरण का है। साइंस में एक पोर्सन पर्यावरण इन्वायरमेंट आपका जो लास्ट पोर्सन है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसी में का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं उसको ले लिया हूँ। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा कि बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक उपभोक्ताओं का शोषण उत्पादकों तथा विक्रेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इस शोषण के उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलनों के द्वारा दबाव डाला गया। यह वृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध और अनुचित व्यवस्था और व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। और वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था। ठीक है, 1986 कानून का बनना था जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि कोपरा के नाम से प्रसिद्ध। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट मैं आपको बता दूं क्लियरली कि साइंस में जो ये पर्यावरण चैप्टर देखिए उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ कंडीशन में पूरा लिख दिया हूँ स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि भाई ये भी आपके पोर्सन है, 90% ऐसे थोड़ी आएगा, तो उन सारे भी क्वेश्चनों को आपको डिस्कस करना पड़ेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बताया हूँ, इसको आप लोग के नोट करके याद कर लीजिएगा। समझ रहे हैं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट ये है कि सूचना का अधिकार हमें किस प्रकार की सूचना उपलब्ध करता है। सूचना का अधिकार हमें किस प्रकार की सूचना उपलब्ध करता है, तो चलिए जान लेते हैं। तो सूचना का अधिकार हमें सभी सरकारी कार्यों की सूचना उपलब्ध कराता है। ठीक है, यहाँ पे कराता होगा। ठीक है, यहाँ पे कराता है कि सूचना का अधिकार हमें किस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराता है। तो सूचना का अधिकार हमें जितने भी सभी सरकारी कार्यों की सूचना उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो यह बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, अति लघु उत्तरी का यह महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि 1 नंबर का पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10वां था स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट यह है कि वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा। अपने उत्तर का कारण दीजिए। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। किसका? एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए जान लेते हैं कि वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा कि नहीं। अगर जारी भी रहेगा
तो 20 वर्ष बाद यह जो विश्व कैसा होगा अपने उत्तर के माध्यम से एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो चलिए अपने उत्तर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व का आधुनिकतम सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। आज से 20 वर्ष बाद जो विश्व आधुनिकतम सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, रोजगार के साधनों की पहुंच गांव तक होगी। जो रोजगार के साधनों की पहुंच हमारे गांव तक भी 20 साल बाद सारे उपलब्ध हो जाएंगे। इतने कंडीशन हो जाएगी जो शहर में हो रहे हैं काम वो अब गांव तक भी वो सारी उपलब्ध हो जाएंगी चीज़ें। उद्योगों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक होगा। उद्योगों का जो बड़े बड़े उद्योग आपके मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में हैं, वो सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्योग वहाँ पे हैं, जो काफ़ी मोस्ट कारखाने हैं, वो अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आना शुरू हो जाएगा 20 साल बाद। हम लोग कल्पना कर रहे हैं। और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो चुका होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि अब हमारे गांव में बड़े बड़े कंपनियां आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी आदमी होंगे, सब उसमें वर्क करेंगे और हमारी जो बेरोजगारी होगी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, हमें इनकम मिलने लगेगा, हम अपनी सुविधाएं अच्छे से जीने लगेंगे। ठीक है, इसके कारण निम्न है। तो इसके कारण कौन कौन से हैं तो उसको देख लेते हैं। पहला, बाजारों का एकीकरण। अब बाजारों का एकीकरण हेडिंग डाल के आपको लिखना है कि आज से 20 साल बाद वैश्विक स्तर पर किसी भी कंपनी को अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं और यह बाजारों के एकीकरण व उद्योगों के वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई कारखाना है, अगर यहाँ से हमें कोई ऑर्डर चीज़ करना है, तब तो वो कारखाना ही हमारे गांव में नहीं रहेगा, तो हम उस चीज़ को ऑर्डर कैसे करेंगे। ठीक है, अगर कारखाना बन जाता है 3-4 कारखाने, तो वहाँ से मैं आसानी से उन चीज़ों को उपलब्ध करा सकता हूँ अपने गाँव में, अगर वो सारे कारखाने रहेंगे तो। ठीक है, तो बाजारों का एकीकरण में भी सुधार हो जाएगा। कोई भी वस्तु बनाना है तो हम बना के वहाँ से हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाजारों का एकीकरण यह इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था, मैंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपको बातों में आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो रट्टा मारने की कोशिश अब बंद कर दीजिए। जाहिर सी बात है कि 1 घंटे में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कितना पढ़ेंगे, कुछ नहीं, याद ही नहीं हो पाएगा। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतना करा दूंगा कि याद ही नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको वीडियो देखते ही चलना है, उस क्वेश्चन पर आपको फोर्स करते ही रहना कि हाँ आखिर में क्या चीज़ है, इस क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, बस ये थॉट रहेगा तो आप एग्जाम में 100% आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो इतना वीडियो में अपलोड करूंगा तो आप जाहिर सी बात याद नहीं कर पाएंगे, कभी कोई नहीं याद कर सकता है हूबहू। तो आपको बस इसको समझते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 खत्म, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो चलिए उत्तर के माध्यम से जान लेते हैं कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत दिशा में रखा जाता है। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत दिशा में रखा जाता है तब चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है। ठीक है, कब आरोपित बल इसका अधिकतम होता है चालक पर, कि जब चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत दिशा में रखते हैं तब, क्योंकि चालक पर आरोपित बल है बराबर बिल साइन थीटा, अतः साइन थीटा का मान अधिक होने पर यफ का मान भी अधिकतम होगा। साइन थीटा का जितना वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो समझिए कि यफ का मान भी क्या होगा, उतना अधिकतम होता जाएगा। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होने के कारण। ठीक है, अगर साइन थीटा का मान अधिकतम 1 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर 90 अंश होना चाहिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि साइन, अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा की बात करूँ तो थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तभी तो साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वही कह रहा है कि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 के लिए होने के लिए थीटा बराबर 90 होना चाहिए, अर्थात चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत दिशा में रखा जाना चाहिए। जाहिर बात अभिलंबवत रखेंगे तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हम साइन थीटा की जगह 90 अंश रखेंगे तो साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा अधिक से अधिक। तो ये क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो उसी समय अधिकतम होता है जब थीटा की वैल्यू 90 अंश रखते हैं, अभिलंबवत खड़ा करते हैं और थीटा की वैल्यू 90 अंश रखेंगे तो वहाँ पे साइन 90 अंश का वैल्यू 1 हो जाएगा और उसी समय अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहने का मतलब ये चीज़ है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके बाद हम लोग भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इसी वीडियो में। और यह आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, मनुष्य की आंख में कौन से दोष हो सकता है। कह रहा है कि अगर मनुष्य एक चश्मा पहना है और उसके एक चश्मा में जो ऊपर भाग है वो अवतल लेंस का बना हुआ है, निचला भाग उत्तल लेंस का बना है, तो आप हमको बताइए कि मनुष्य की आंख में कौन सा दोष हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए आप उत्तर लिखिए कि इस प्रकार के व्यक्ति की आंखों में जरा दूरदृष्टा दोष होता है, जरा दूरदृष्टता दोष होता है। इस दोष के निवारण के हेतु द्विफोकसी या अवतल तथा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चश्मा पहना है कोई व्यक्ति, अगर ऊपर अवतल लेंस लगा है नीचे उत्तल लेंस लगा है, हम समझ जाएंगे कि उसकी आंखों में कौन सा तो जरा दृष्टिया दोष उसके में पाया गया है। अगर वो अपना उसके
निवारण के लिए हमें क्या द्विफोकसीय लेंस यूज़ करना पड़ेगा, अवतल और उत्तल दोनों लेंस, इसलिए वह उस प्रकार के चश्मा यूज़ करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने में डिस्कस कर दिया हूँ। अब मैं डिस्कस करूँगा महत्वपूर्ण भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टूडेंट, अब हम भूगोल के देखेंगे, किसके, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको भी उतना ही एनर्जी से और अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भूगोल का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट ये कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी में अंतर लिखे। बहुत ही 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जलोढ़ मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी में अंतर लिखे। तो देखिए स्टूडेंट, हम उत्तर लिखेंगे कि जलोढ़ व लेटेराइट मिट्टी में अंतर, हेडिंग डालेंगे। एक और देखिए आधार, एक और जलोढ़ मिट्टी या एक और लेटेराइट मिट्टी डालेंगे, ठीक है। अब आधार में पहला निर्माण, अब निर्माण देखेंगे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी से होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो स्टूडेंट होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई होती हैं वो काप मिट्टी से होता है उनका निर्माण, किनका, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है स्टूडेंट, कि इसका निर्माण भारी वर्षों से हुए तीव्र नीलाक्षण के कारण होता है। इसका निर्माण जो होता है, भारी अगर वर्षा हुई है तो उस समय जो मिट्टी उत्पन्न होती है, जो भारी वर्षा से जो कंकड़ ओकड़ की मिट्टी सब बहा कर लेके चले आते हैं, उनके निछालन के कारण जो मिट्टी उत्पन्न होती है वो लेटेराइट मिट्टी कहलाती है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए लेटेराइट मिट्टी में देखेंगे तो कण बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको आधार में विस्तार डालना। अब हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कैसा है, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कैसा। तो यह उत्तम के विशाल मैदान तथा पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट, तो यह उत्तम के विशाल मैदान तथा पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों, जाहिर सी बात है भारी वर्षा, जब भारी वर्षा होती है तभी लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ भारी वर्षा होगी वहीं सबसे ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। तो यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे मेघालय हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक में पाई जाती है स्टूडेंट, ठीक है। ये कहने का मतलब है। चलिए विस्तार भी इसका समझ में आ गया। अब उत्पादन देखेंगे कि इसके कौन कौन से उत्पादन हो सकते हैं, मतलब जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी में यह मृदा गेहूँ के लिए, चावल के लिए, जौ के लिए, चना के लिए, गन्ना के लिए आदि के लिए उपजाऊ होती है स्टूडेंट, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी यह अनुर्वर होती है, परंतु उर्वरकों की मदद से इसमें गन्ना, काजू, कहवा आदि उगाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे रंग। अब हम देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, लेटेराइट मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी पहले देखेंगे यह पीले व भूरे रंग की होती है, और लेटेराइट मिट्टी तो यह गहरे पीले रंग की होती है स्टूडेंट। इसका हमने रंग भी देख लिया। अब जल ग्रहण क्षमता देखेंगे हम, पहले जलोढ़ मिट्टी का और फिर लेटेराइट मिट्टी का। तो देखिए जल ग्रहण क्षमता जलोढ़ मिट्टी का, तो यह सूक्ष्म तथा माध्यम कणों से निर्मित होती है जिसमें जल देर तक ठहर सकता है। यह सूक्ष्म तथा माध्यम कणों से, छोटे छोटे कणों से बनी होती है जिसमें जल इसको शोषित कर सकता है, खूब सोख लेगा, मतलब जो जल है अधिक देर तक इसमें रहेगा। इसमें क्या होता है लेटेराइट मिट्टी में कि इसमें मोटे कणों के कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है, इसमें जल कारण जल अधिक देर तक नहीं। अब जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा यहाँ पत्थर दे तो जल इसमें ठहरेगा कि ऐसे बातें चला जाएगा सब। तो इसका मतलब ये चीज़। तो देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो मैं करा दिया आप लोगों को, कि जलोढ़ मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी में अंतर लिखिए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करा दिया। क्वेश्चन नंबर पहला ज्योग्राफी का कंप्लीट होता हुआ अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए स्टूडेंट ये बोल रहा है, जो कि ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। कितना, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है। 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए स्टूडेंट, या तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछता है, या तो इस तरह भी पूछ सकता है कि मृदा क्षरण से आप क्या समझते हैं, मृदा क्षरण नियंत्रण हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। देखिए 2015 में और 2018 में क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। देखिए या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेगा कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। 2016 2018 में पूछा गया है। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख रहे हैं 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई, ठीक है। तो देखिए आप उत्तर एक ही लिखेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जल व वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर या उड़कर स्थानांतरित तो होना ही मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण क्या, कि जल द्वारा बहाकर या वायु द्वारा उड़ाकर जो मिट्टी का क्षरण हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, मृदा क्षरण कहते हैं, मृदा क्षरण कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मृदा
पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है। जाहिर सी बात है, मृदा पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है। मानव जीवन का अस्तित्व मृदा पर ही निर्भर है। बिल्कुल बात है कि मानव जब मृदा रहे ना करेगी तो हम फसल उगाएंगे कैसे, खाएंगे पिएंगे कैसे, तो मानव जीवन का अस्तित्व मृदा पर ही निर्भर होता है स्टूडेंट। ठीक है, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे भोजन हुआ, वस्त्र आदि की पूर्ति मृदा द्वारा ही होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसके अतिरिक्त मृदा सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है तथा मृदा पर ही विभिन्न वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं जिनसे पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीव जंतुओं को आवास व भोजन प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें समझने की कोई बात ही नहीं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप आपने जान गया। फिर नेक्स्ट शेडिंग उसके नीचे डाला है मृदा संरक्षण के उपाय या सुझाव। अब चलिए जान लेते हैं। तो मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं कौन कौन से। तो पहला वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या होता है कि खाली भूमि पर तथा कृषि भूमि की मेड़ों पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्षों की जड़ें मृदा को संगठित कर जकड़े रहती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप खेत है, आपकी खेत के अगल बगल आपको एक पेड़ लगा ही देना चाहिए, 5-7 पेड़ लगा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती है मृदा को पकड़े रखी रहती हैं। उसमें जल को ज़्यादा बहा कर नहीं ले जा सकता, चाहे आपका हवाएँ उसको उड़ा कर नहीं ले जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वृक्षारोपण द्वारा ये इसका पहला सुझाव हुआ, पहला उपाय हुआ। और दूसरा उपाय देख लेते हैं, खेतों में मेड़ निर्माण। खेतों में मेड़ निर्माण, तो इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे कि खेतों में मेड़ से वर्षा द्वारा मिट्टी के बहाव से सुरक्षा होती है, अतः खेतों के किनारे ऊंची मेड़ बनानी चाहिए। जाहिर सी बात है अगर आपका खेत है, आपने मोटी मोटी यहाँ पे मेड़ बना दिया चारों तरफ, तो जाहिर सी बात है कितना भी इसमें जल भर दिया जाता है, यह तोड़ेगा नहीं इसको, उसी में अवशोषित कर लेगा, सूख लेगा। अगर यही मेड़ कम रहेगा तो मिट्टी को बहाकर दूसरे खेत में लेकर चला जाएगा। समझ रहे हैं। अब तीसरा कह रहा है कि ढालों पर सीढ़ीदार खेत। ढालों पर सीढ़ीदार खेत, अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए, जिससे कि वर्षा के दौरान मिट्टी का अपरदन न हो। ठीक है, जैसे ये ढाल आपके हैं, तो ढाल पे सीढ़ीदार अगर बनाए रहेंगे तो पानी आके यहाँ पे रुक जाएगा, ये पानी इसमें आके रुक जाएगा। आप प्लेन बनाए रहेंगे तो सारे पानी नीचे गिरता रहेगा, साथ ही साथ मिट्टी को भी लेकर आके नीचे बहा देगा स्टूडेंट। ठीक है, तो वो चीज़, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि मृदा क्षरण क्यों आवश्यक है। 2 कारण भी मैंने अच्छे तरीके से इसको बता दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा जियोग्राफी के देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं, बताइए स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग उत्तर लिखेंगे इसको कि मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण की गुणात्मकता में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया पर्यावरण में गिरावट आना कहलाती है। ठीक है, सामान्यतः यह पर्यावरण का निम्नीकरण भी कहलाता है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण के विभिन्न अवयव जैसे जल, वायु, मृदा एवं भूमि आदि की गुणवत्ता घटती जा रही है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण के कारण पर्यावरण के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की गुणात्मक क्षमता पर जो उनकी गुणात्मक क्षमता है वो घट जाती है। ऐसे वातावरण में जीवन दुर्लभ हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पूछ रहा था कि पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हैं। कंडीशन पूरा मैं लिखा हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया है। आप इसको 1-2 बार पढ़ के इसमें से क्लू ढूंढ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा यह कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना की स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। टिहरी बांध परियोजना की स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है, या तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछ लेता है कि टिहरी बांध किस राज्य कि किस नदी पर निर्मित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं कि टिहरी बांध परियोजना भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। टिहरी बांध जो परियोजना होती है स्टूडेंट, वो भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है और इसकी स्थिति व महत्व इस प्रकार है। किस प्रकार? तो पहला टिहरी बांध परियोजनाओं की स्थिति हेडिंग डालेंगे और चलिए इसकी स्थिति जान लेते हैं। तो स्टूडेंट आप लिखिए इसमें कि टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिले में हिमालय से निकलने वाली 2 नदियों भागीरथी एवं विलंगना के संगम पर बना है। जो टिहरी बांध परियोजना बना है स्टूडेंट वो उत्तराखंड पे बना है और वहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, भागीरथी एवं विलंगना नदी के संगम पर यह टिहरी बांध बना हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, यह बांध
260.5 मीटर ऊंचा तथा 575 मीटर लंबा है। ये जो टिहरी बांध है वो 260.5 मीटर ऊंचा है स्टूडेंट, तथा 575 मीटर लंबा है, जो विश्व का 5वां तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व के 5वें स्थान पे आता है और भारत का सबसे ऊंचा यह बांध है स्टूडेंट, ठीक है, टिहरी बांध। इस बांध का निर्माण वर्ष कब 1994 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1994 में इसका प्रारंभ हुआ था और जो वर्ष 2006 से कार्यरत है। 2006 से इसमें कार्य चालू हो गए हैं और इस बांध परियोजना के अंतर्गत 3 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो कौन कौन से 3 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं स्टूडेंट? तो पहला टिहरी बांध एवं जल विद्युत संयंत्र 1000 मेगावाट का, और दूसरा कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्र जो कि 4000 मेगावाट का बनाया गया, और टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र जो कि 1000 मेगावाट का बनाया गया। तो 3 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए जो कि मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, अरे आप लोगों को बता दिया हूँ। तो देखिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टिहरी बांध का अगर आ जा रहा है, टिहरी बांध परियोजना से संबंधित आपको बस 3-4 पॉइंट कि उत्तराखंड के किस भागीरथी विलंगना नदी के निकलने वाले संगम पर बना है, और यह विश्व का 5वां एवं भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह 1994 में प्रारंभ हुआ लेकिन कार्यरत 2006 में हुआ, और इसके 3 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन है? तो इतना तो मोस्ट टॉपिक आपको पॉइंट याद होने ही चाहिए किसी कीमत पे अगर एग्जाम देने वाले हैं आप 2021 बोर्ड एग्जाम की। यह लास्ट एकदम अंतिम चरण चल रहा है, इसके बाद आप पढ़ाई क्या होगी। 1 महीने में पूरा जोर जी जान मैं भी लगा दे रहा हूं आप लोगों को समझाने में और पढ़ाने में, और आप भी लगा लीजिए। इसके बाद अब आप मुलाकात अब तो अगले कोर्सेज में होगी, समझ रहे हैं। तो ये अंतिम प्रयास चला 90% पार, इसलिए ब्रह्मास्त्र सीरीज में स्टार्ट कर दिया हूँ। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे भी, ठीक है, बोर नहीं होना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 था, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5वें की और जियोग्राफी के। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि रबी और खरीफ फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको तब मालूम चलेगा जब 2021 बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और इससे प्रश्न आएंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कि रबी और खरीफ फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखिए कि रबी और खरीफ फसलों में निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन? एक और आप रबी की फसल हेडिंग डाल लीजिए, एक और खरीफ, दोनों में लिखेंगे, एग्जाम में पढ़ के अंतर स्पष्ट कर लेगा। रबी की फसल में पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि इसकी शुरुआत मानसून की समाप्ति पर अक्टूबर नवंबर में होती है। मतलब हमको तो एक चीज मालूम चल गया कि जो रबी की फसल की शुरुआत होती है वो अक्टूबर माह और नवंबर माह में वो मतलब प्रारंभ हो जाती है। और खरीफ फसल में पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह मानसून में जून जुलाई में प्रारंभ होता है। खरीफ की फसल जो उगाई जाती है वो जून जुलाई में उगाई जाती है, और रबी की फसल कब? अक्टूबर और नवंबर में प्रारंभ की जाती है। तो ये तो पॉइंट आपको याद होना चाहिए, उसकी डेट, ठीक है। फिर दूसरी पॉइंट, यह फसलें अप्रैल मई में काट ली जाती है, तब उगाई जा रही हैं इस डेट को, तो जाहिर सी बात है काटने का डेट भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो जो रबी की फसलें होती हैं वो अप्रैल और मई में काट ली जाती हैं, और खरीफ की फसलें कब काटी जाती हैं? तो अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। उगाने का समय और काटने का समय दोनों याद होना चाहिए रबी और खरीफ की फसलों में, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आप लिखिए कि इसमें रबी की फसल में यह फसलें मृदा की नमी पर निर्भर करती हैं। जो रबी की फसल होती है जितना मृदा में नमी होगी उतना ही अच्छे फसल आप पे उपजाऊ होंगे। और तीसरा पॉइंट इसमें खरीफ की फसल में यह फसलें मानसून पर निर्भर करती हैं। कब? आपका मानसून अगर टाइम से अगर अच्छा हो रहा है, बरसात हो रही है, तो आपको उस पर फसल बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। तो मानसून पर निर्भर करती हैं, ये मृदा की नमी पर निर्भर करती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 अरे उसमें चौथा पॉइंट है रबी की फसल में कि गेहूं, चना, तिलहन जैसे सरसों आदि इसी ऋतु की प्रमुख फसलें हैं। मतलब कि रबी की प्रमुख फसलें कौन है? गेहूं हुआ, चना हुआ, तिलहन हुआ, सरसों हुआ, यह प्रमुख रबी की फसलें हैं। और मोटा अनाज जैसा चावल हुआ, मूंगफली हुआ, कपास हुआ, ये जो है सब खरीफ के प्रमुख फसलें हैं। तो देखिए दोनों आपने अंतर स्पष्ट कर दिया, इधर आपने पॉइंट वाइज लिख दिया, इधर भी पॉइंट एग्जाम में पढ़ के आंसर समझ लेगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा दिया हूँ। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। जल्दी वन इसको तैयार कर लीजिए, मात्र 2 घंटे बाद फिर एक वीडियो आएगी इतने ही बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको कुछ नहीं करना है, घर में बैठना है, घूमना फिरना कुछ नहीं है, बता दिया हूँ, इसलिए मैं सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को आप पूरा देख के और समझ लीजिए सारे क्वेश्चन को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना है आप लोगों को, इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है, शेयर करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो पहला वीडियो भी जस्ट 1 घंटा पहले मैं अपलोड किया हूं उसमें, तो उसका अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइए। पहला ही प्लेलिस्ट आपको ब्रह्मास्त्र 2021 बोर्ड एग्जाम सीरीज दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियोज मिल जाएंगी। इतना आपको काम पहले कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे 2 घंटे बाद।